दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला क्या है। वर्णमाला से हर प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया जाता है। इसलिए ये है ज़रूर भाषा का सबसे शुरुआती विषय और सबसे छोटा विषय, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यूपी टेट के पेपर में, सी टेट के पेपर में, सुपर टेट के एग्ज़ाम में या किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपका आएगा। इसलिए हम लोग ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे और एक भी पॉइंट इसका मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले वर्णमाला जानने के लिए हमें जानना होता है कि वर्ण क्या है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई भाषा की ध्वनि होती है। इन्हीं ध्वनियों को जो है हम वर्ण कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने से किसी कोई ध्वनि निकलती है, वही वर्ण होती है। अन्य शब्दों में हम इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह छोटी से छोटी ध्वनि या मुंह से निकली आवाज़ जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, जिसको तोड़ा ना जा सके, वो वर्ण होती है। जिस रूप में हम वर्ण को लिखते हैं, जैसे हम कोई भी अक्षर लिखते हैं, आ उ ई ग ख, ये सब क्या होते हैं? अक्षर। अक्षर वो होते हैं जिनको हम तोड़ ना सकें, जिनको कोई अलग खंड ना किए जा सके, वो अक्षर होते हैं। और इन्हीं अक्षरों और वर्णों से मिलकर हमारी वर्णमाला बनती है। और वर्णमाला क्या होती है, इसको हम परिभाषित करने में एक लाइन में हम इनको बोल सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित रूप से कहने का मत तात्पर्य ये है कि वर्ण ये ऐसा नहीं है कि हमने जो है ज्ञ पहले पढ़ लिया, आ पहले बाद में पढ़ा, क पहले पढ़ लिया, मा बाद में पढ़ा। लेकिन सबसे इसका यह है कि इसको एक व्यवस्थित क्रम में रखा गया है कि छोटा आ पहले आएगा, बड़ा आ पहले आएगा, ज्ञ सबसे लास्ट में आएगा। इसी व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी में देखा जाता है कि उच्चारण के आधार पर अगर हम देखेंगे तो उसमें वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन अगर वर्ण उच्चारण के आधार से अलग हटकर हम देखेंगे तो लेखन के आधार पर यदि हम देखेंगे तो हमारी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर आते हैं और 35 व्यंजन आते हैं और प्लस 7 संयुक्त व्यंजन आते हैं जो 2 वर्णों के मिश्रण से बनते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्णमाला के कितने भेद हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हम कहेंगे कि वर्णमाला के 2 भेद हैं। पहला हम देखेंगे स्वर है और दूसरा व्यंजन है। तो इसमें एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जैसे भी हमने ऊपर बताया कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, लेकिन कोई कोई जो है इसमें कई हमारे लेखक ऐसे हुए हैं जिन्होंने द्वित्व व्यंजन अगर इसमें हम जोड़ देंगे, व्यंजनों में ड़ और ढ अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे व्यंजनों की संख्या 33 से बढ़कर 35 हो जाती है। तो इस प्रकार हमारी वर्णमाला में 2 वर्ण और बढ़ जाते हैं। लेकिन ये कई लेखकों का मानना है, कोई हमारे में बताता है कि 52 वर्ण है, कोई बताता है 54 वर्ण है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले वर्णमाला का भेद स्वर। इस वीडियो में हम स्वर के रूप में स्वर के बारे में विस्तार से जानेंगे और व्यंजन की वीडियो मैं अलग से अपलोड करूँगी, आप उसमें देखिएगा कि उसमें व्यंजन जो है कहाँ, मतलब कौन सा व्यंजन कहाँ से उसका उच्चारण होता है, आप ये उसमें विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं स्वर। सबसे पहले देखेंगे हम स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम उच्चारण के आधार पर लेंगे तो 10 स्वर होते हैं, लेकिन अगर लेखन के आधार पर लेंगे तो 13 स्वर होते हैं, जिसमें पहला होता है आ ई उ री ए ओ औ अंग आहा। ये टोटल जो है 13 स्वर होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्वर होता क्या है। अगर हम स्वर पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो जानना चाहिए कि स्वर होता क्या है। तो हम देखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी कि जिन वर्णों को हम बोलते हैं, उनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, यानी कि हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, ऐसे वर्ण जो होते हैं वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर्ण की संख्या टोटल 13 होती है, जिसमें री अंग आहा ये स्वर्ण अगर हम लेखन के आधार पर जोड़ेंगे तो 13 होंगे, अन्यथा ये उच्चारण पे अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 10 ही होते हैं। इसमें अंग और आहा
जो स्वर में आते तो हैं पर ये आयोग वहा में भी आते हैं, जिनको अनुनासिक और अनुस्वार कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण किस। अब स्वर को भी कई भागों में बांटा गया है कि स्वर को हम किस किस आधार पर बांट सकते हैं। तो हम स्वर को 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि इसमें है मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल का मतलब ये है कि हम उसको बोलने में जितना समय ले रहे हैं वो होता है मात्रा या उच्चारण काल। अब इसमें हम देखेंगे कि मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं, सबसे पहले इसमें आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिन वर्णों को, जिन स्वरों को बोलने में, उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होते हैं। अब इनको आप बोल के भी देख सकते हैं, अ, ई, उ, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लग रहा है। अब दूसरा आता है इसमें दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर से अधिक जिसको बोलने में समय लगता है, जिन स्वरों को ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है बोलने में, वो होते हैं दीर्घ स्वर। जैसे आप तुलना करके देख लीजिए, अ बोलने में कितना समय लग रहा है और आ बोलने में उससे दुगना समय लग रहा है। हमको इनको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बस समझते हुए चलना है और इनको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मैंने एक बार पढ़ा है और मैं आज तक नहीं भूली इनको। आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ, यानी कि इनको बोलने में हमें अ, ई, उ से दुगना समय लग रहा है, तो ये हमारे आ जाएंगे दीर्घ स्वर में। और तीसरा दोस्तों इसमें आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिनको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों की अपेक्षा बोलने में 3 गुना समय लगता है, वो हमारे प्लुत स्वर में आते हैं। जिनके आगे कभी कभी आपने अगर पढ़ा होगा तो कभी कभी कोई शब्द हम पढ़ते हैं तो उनके आगे 3 का चिन्ह बना रहता है, वो प्लुत स्वर में आते हैं। जैसे ओम, हे राम, ये सब प्लुत स्वर में, इनको हमको 3 गुना समय, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय में बोलने में लग रहा है, इसलिए ये प्लुत स्वर में आते हैं। अब दूसरा वर्गीकरण हम स्वरों का जीभ के प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं, जिसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है? जीभ का अग्र भाग काम करता है। अब अगर हम इनको बोल के देखें, ई, ए, आए, तो इसमें हम देखेंगे जीभ जो हमारी है वो आगे की जो जीभ है, नोक, वो हमारी सक्रिय हो रही है इसमें। और मध्य स्वर में देखेंगे तो इसके बोल के देखो आ, तो इसमें हमारी बीच जीभ का मध्य भाग काम कर रहा है। और पश्च भाग में क्या होता है कि हमारी जीभ का पीछे का भाग काम करता है, आ, उ, ओ, औ। इसमें आप बोल के देखेंगे तो आपकी पीछे की जो जीभ होगी उसमें सक्रियता आ रही होगी। इस वजह से इनको जो है इन भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तीसरा इसमें आता है मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि जितना हमारा मुख खुलता है किसी भी स्वर को बोलने में, उसके आधार पर भी इसको वर्गीकृत किया गया है। पहला इसमें आता है विवृत। विवृत जो है ओपन, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे आ, जब हम आ बोलते हैं बड़ा, तो उसमें हमारा मुख पूरा खुलता है, तो ये विवृत स्वर में आता है। दूसरा होता है इसमें अर्धविवृत, यानी कि हाफ ओपन, जिसमें हमारा मुख आधा खुलता है, मुख द्वार आधा खुलता है, वो विवृत स्वर में आता है। जैसे अ, ए, ओ, अ, इनमें आप देखेंगे कि हमारा पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, आधा मुंह खुल रहा है। जैसे आ बड़ा हम बोल रहे थे तो पूरा मुंह खुल रहा था, और हम ये शब्द बोल रहे हैं अ, ए, ओ, ये सब आप बोल के देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आएगा कि हाँ, ये आपको तुरंत आपके माइंड में बैठ जाएगा कि हाँ, ये वर्ण हमारे बोल रहे हैं तो हमारा आधा मुंह खुल रहा है, इसलिए ये अर्धविवृत में आएगा। तीसरा इसमें होता है अर्ध संवृत, यानी कि संवृत वो होता है क्लोज। जैसे विवृत मतलब होता है ओपन, वैसे संवृत मतलब होता है क्लोज। तो अर्ध संवृत मतलब जिसमें आधा मुख बंद रहता है, वो होता है अर्ध संवृत। जैसे ए, ओ, हमारा जब इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारा आधा मुख बंद हो जाता है। चौथा आता है इसमें संवृत, यानी कि इसमें मेरा पूरा मुंह बंद, लगभग पूरा मुख बंद हो जाता है बोलने पर। ई, उ, बड़ा ऊ, इनको आप बोलेंगे तो आपका पूरा मुख बंद हो जाएगा।
चौथा इसमें आता है ओठों की स्थिति के आधार पर। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमारे ओठों की कैसी सक्रियता होती है, इसके आधार पर भी ये जो है इतिहासकारों ने हमारे जो है स्वरों को विभाजित किया है। पहला है अवृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होता है, जिनमें हमारे ओठ, दोनों ओठ हैं वो गोल आकृति में नहीं होते हैं, वो अवृत्तमुखी में आते हैं। जैसे आ ई ए। इनमें हमारे ओठों की आकृति बिल्कुल जरा भी गोलाकार नहीं होती है, इसलिए इनको अवृत्तमुखी में रखा गया है। और दूसरा है इसी में वृत्तमुखी। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी हो जाता है, आप बोल के देखेंगे ऊ ओ औ, इनमें हमारे ओठों की आकृति कैसी हो रही है, गोलाकार हो रही है, इसलिए इनको वृत्तमुखी में रखा गया है। बिल्कुल भी इनको आपको जो है प्रैक्टिस करते चलना है, इस तभी आप समझ पाएंगे कि ये इनको इसमें क्यों रखा गया। अगर आप ऐसे सीधे पढ़ के निकल जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इनको अवृत्तमुखी में वृत्तमुखी में क्यों रखा गया। जब आप इनको बोल के देखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इनको वृत्तमुखी में रखने का कारण क्या है। वास्तव में हमारा मुंह इसमें वृत्तमुखी, हमारे ओठों की आकृति वृत्तमुखी हो जाती है, इस वजह से इनको वृत्तमुखी में रखा गया है। पांचवा इसी में आता है स्वरों के वर्गीकरण में हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जब हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हवा हमारे नाक से निकल रही है या मुंह से निकल रही है, इसके आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है निरनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, उसमें हमारे नाक का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता, उनको निरनुनासिक स्वर में रखा गया है, जैसे आ ई। अनुनासिक स्वर दूसरा है। जिन स्वरों के उच्चारण में नाक के साथ साथ मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा निकलती है, जैसे अंग आ ई। इनमें हमारी नाक भी सक्रिय हो रही है, इनसे भी हमारी जो है हवा निकल रही है, इस वजह से इनको जो है अनुनासिक स्वर में रखा गया है। छठा है हमारा घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारी सांस में जो कंपन आता है, उसमें जो घर्षण होता है, उसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। और सभी ध्वनियाँ जो स्वर होती हैं, जितने भी स्वर होते हैं हमारे, वो सभी सुघोष ध्वनियाँ होती हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि इसमें जो है वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, जिसमें हमने इस वीडियो में स्वर के बारे में सब कुछ जाना कि स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। स्वर को दोस्तों 6 भागों में बांटा गया है। पहला मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुख द्वार के खुलने के आधार पर, चौथा ओठों की स्थिति के आधार पर, पांचवा हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर और घोषत्व के आधार पर। धन्यवाद।